हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान धातु तथा अधातु चैप्टर से। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है आयनिक यौगिकों के गुणधर्म। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। बहुत ही आसान है। इसके गुणधर्म क्या होते हैं? क्या है? आयनिक यौगिकों के गुणधर्म यानी कि आयन जो होते हैं, आयन दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन सा? एक धन आयन और एक ऋण आयन। यानी कि धन आयन और दूसरा ऋण आयन। ये दो प्रकार के होते हैं। ये प्लस आयन है और ये माइनस आयन है। आयन दो प्रकार के होते हैं, धन आयन और ऋण आयन। और जो यहाँ पे आयनिक यौगिकों के गुणधर्म पढ़ेंगे, यहाँ पे दो तत्वों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। कौन कौन से? एक धन आयन और एक ऋण आयन। इन धन आयन और ऋण आयनों के योग से जो एक नया पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। यानी कि दो आयनों से मिलकर के बने एक नए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। यानी कि दो तत्व उसमें मिला ना, तो जब मिलेगा तो एक यौगिक बना लेगा। तो वही यौगिकों के गुणधर्म हम पढ़ेंगे। तो क्या पहला हमारा गुणधर्म है यहाँ पे? भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति यानी भौतिक प्रकृति में पाए जाने वाले वे पदार्थ। जिसे प्रकृति में पाया जाता है कुछ पदार्थ, जिसे हमारे चारों तरफ जो वस्तु दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? प्राकृतिक वस्तुएं हैं जो हमने नहीं बनाया है, स्वयं वो पहले से विद्यमान है। वो भौतिक प्रकृति कहते हैं। यानी प्रकृति के द्वारा जिस चीज का जन्म होता है उसे भौतिक प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ पे भौतिक प्रकृति के उन पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे जो पदार्थ पहले से विद्यमान है। उस पदार्थ में रिसर्च किया गया कि ये पदार्थ कैसा गुण इस प्रदर्शित कर रहा है, या पदार्थ कैसा गुण प्रदर्शित कर रहा है, उसी के गुण के बारे में अध्ययन करने हैं। तो चलते हैं भौतिक प्रकृति के बारे में, देखते हैं क्या प्रदर्शित कर रहा है, यह गुण क्या होता है। ये ठोस होते हैं, जैसे कि ईंट, पत्थर, मकान, लोहा, पत्थर, ये सब क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठोस व कुछ कठोर होते हैं। कुछ ठोस होते हैं और कुछ कठोर और होते हैं। ठोस भी होता है, जैसे कि ईंट क्या है? ठोस है, लेकिन इसे पटक दो तो टूट जाता है। लेकिन उससे ज्यादा कठोर, जैसे लोहा और पत्थर बड़े बड़े पत्थर वो कठोर होते हैं। जो सड़क पे पत्थर बिछाया जाता है वो देखो ज्यादा कठोर होते हैं। और जो मकान बनाए जाते हैं ईंट, वो थोड़ा उससे कमजोर होता है। होता है कि नहीं होता? होता है। ठीक है। तो क्या कह रहा है? ये कठोर व कुछ, ये ठोस व कठोर, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। ये समानता भंगुर होते हैं। ये समानता भंगुर होते हैं। जैसे कि किसी चीज को पीट दो और वो टूट जाए छोटे छोटे टुकड़ों में। भंगुर क्या है? भंगुर का मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना। जिसे आप ईंट पर हथौड़े से मारो तो उसमें छोटे छोटे टुकड़े निकलने लगेंगे, टूटने लगेगा, तो वो क्या? भंगुर है। शीशे पे आप जोरदार से हथौड़े से मार दो तो शीशा क्या होगा? दो टुकड़े में नहीं बल्कि छोटे 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 कई सारे टुकड़े में टूट जाता है। तो वही क्या है? भंगुर। जैसे चीनी को आप पीसो तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता, भंगुर हो गया। मिश्री आप देखा है, कहीं कहीं बड़ी बड़ी होती है, कहीं कहीं छोटी छोटी। बड़ी बड़ी मिश्री को अगर आप तोड़ो तो क्या होगा? कई सारे टुकड़ों में बिखर जाता है। अब खड़ा नमक आ जाते हैं, जो सबके लगभग सबके घरों में प्रयोग किया जाता है। नमक पर अगर हथौड़े से मार दो या किसी भी चीज से फोड़ दो तो छोटे छोटे कई टुकड़ों में टूट जाता है। आप दो टुकड़ा करने की कोशिश करोगे तो कभी नहीं होगा, वो कई सारे टुकड़ों में टूटेगा। तो जब जो कई सारे टुकड़ों में टूट जाए तो वही है भंगुर। यानी कि ये सामान्यता भंगुर होते हैं। समझ में आ गया? ठीक है। गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक का मतलब जो गल जाए, क्वथनांक का मतलब जो सीधा वाष्प में बदल जाए, गल करके वाष्प में बदल जाए।
तो वही है क्वथनांक। क्या है? आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। आयनिक यौगिकों का, जो आयन, दो तत्व मिलकर के एक यौगिक बना लिया, यानी कि आयनों का, या आयन में क्या होते हैं, जब विपरीत आयन होते हैं तो दोनों में बहुत ही ज्यादा आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं। तो अब उन्हें क्या करेंगे, अलग करने के लिए अधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा। अब दो चुंबक ले लो, दोनों चुंबक को चिपका दो और उसे सोचो कि हम थोड़े से झटके में निकाल ले, नहीं निकलेगा, उसे बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा बल उसमें लगता है, या बड़ा जैसा चुंबक होगा वैसा उसमें बल लगेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अधिक, बहुत अधिक होता है क्या, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक, इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। गलनांक का मतलब गलने के लिए इसमें समय लगेगा, जैसे लोहा हुआ, बर्फ हुआ, बर्फ तो तुरंत पिघलना शुरू हो जाएगा, लोहा हुआ, प्लास्टिक हुआ, पत्थर हुआ, ये सब में पिघलने में इसमें समय लगेगा। और क्वथनांक में यानी कि वाष्प में बदलने के लिए, जैसे जल को, बर्फ है तो बर्फ में थोड़ा समय लगेगा जल बनने में, जल बना तो जल से जब वाष्प में बदलने की कोशिश करोगे तो समय लेगा। तो यही चीज कह रहा है कि अधिक, बहुत अधिक होता है, गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। ठीक है, अब क्या है, घुलनशीलता। घुलनशीलता का मतलब ही क्या हुआ कि यह किसमें जाकर के घुलता है और किसमें नहीं घुल सकता, किस यौगिक में घुल सकता है और किस यौगिक में नहीं घुल सकता है, यही चीज इसमें हमें जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है, तो क्या है घुलनशीलता, टॉपिक में क्या कह रहा है कि आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील है। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील है। जल में किसी भी चीज को डाल दो, नमक को डाल दो, चीनी को डाल दो, मिश्री को डाल दो, कोई भी चीज यौगिक को आप डाल दो, जल में घुल जाएगा। अब आगे क्या कह रहा है, वह कैरोसिन, कैरोसिन यानी कि पहले चिमनी से पढ़ाई होती थी, आपके पिताजी पढ़े होंगे चिमनी से, उसमें मिट्टी का तेल प्रयोग करते थे, वही चीज है कैरोसिन। कैरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में आबिले होते हैं, यानी कि इस विलायकों में आबिले रहेगा, नहीं घुलेगा। आबिले का मतलब नहीं घुलेगा। ठीक, अगला क्या है, विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या चीज है, विद्युत चालकता का मतलब ये होता है कि किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकता है, किसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित नहीं हो सकता, किसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकता है, किसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। यही चीज इसमें कह रहा है विद्युत चालकता, जिसमें सुगमता से ऊष्मा का चालन होता है, उसे सुचालक कहते हैं। जिसमें विद्युत का सुगमता से प्रवाहित हो जाता है उसे सुचालक कहते हैं। यहाँ पे विद्युत का चालन, चालन का मतलब कि विद्युत धारा प्रवाहित हो, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है इसमें। आयनिक यौगिकों, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। जलीय विलयन में, किसमें, जलीय विलयन में और गलित, गलित, जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। किसमें, जलीय विलयन में और गलित, गलित, गलित भी एक ही है, जैसे कि जल में कोई भी चीज घोल दो गल जाए तो उसमें धारा प्रवाहित होगा। और जलीय विलयन में, जलीय, जल का मतलब जल, अब विलयन का मतलब कोई भी चीज इसमें घोल दे तो वो बन गया क्या, जलीय विलयन। तो वही कह रहा है जलीय विलयन में या और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आगे क्या कह रहा है, ये कठोर रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं, ये कठोर रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। अब जाकर क्या निकलता है, जल में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगा, होगा।
क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, गति करते हैं। लेकिन उसी चीज को बर्फ बना दो, बर्फ जमा दो, तो क्या उसमें इलेक्ट्रॉन, उनके आवेश, उनके कण, जल के कण गति करते हैं? नहीं करते हैं। तो विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होगा? नहीं होगा ना। समझ लीजिए क्या, जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। बर्फ जमा दिए तो बर्फ में विद्युत नहीं प्रवाहित होगा, क्योंकि उनके कण क्या होते हैं, जम जाते हैं, उनके आयन जम जाते हैं, उनके सूक्ष्म कण बर्फ के जम जाते हैं, वो गति नहीं कर पाते, तो धारा का प्रवाहित नहीं होगा। और जल में आयनों का चालन होता है और इसमें धारा प्रवाहित हो जाएगा। ठीक है, नोट में देखिए पॉइंट क्या कह रहे हैं। विपरीत आवेशित, विपरीत आवेशित यानी कि धन आयन और ऋण आयन, विपरीत आवेशित, दोनों पर विपरीत आवेश है। जैसे कि सोडियम प्लस आयन, क्लोरीन ऋण आयन, तो इन दोनों में क्या होगा, आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करेंगे, यानी कि एक दूसरे को आपस में एक दूसरे की तरफ खींचेंगे, आकर्षित करेंगे, करते हैं, तथा मजबूत रिक्त बल द्वारा, रिक्त विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं, आयनिक यौगिक बनाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा करके आगे की वीडियो प्राप्त करें, और साथ में लाइक करना न भूलें। धन्यवाद। यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं।